हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। और उसमें स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था, ये प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क करता है अपना बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोगों का ये जो सेकेंड टॉपिक है, ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या टूल्स का यूज होता है डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नाउ यू नो, नाउ फ्रॉम फॉरगोइंग discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the कि टूल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए सिंपल सा यहाँ पे बात है कि हम लोग टूल्स यूज करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो क्या क्या एंजाइम्स है या क्या क्या इसके अंदर वेक्टर्स वगैरह लगता है, उस चीज़ का क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे 5 चीज़ लगता है। फर्स्ट जो यहाँ पे थिंग है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद सेकेंड जो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम। थर्ड एंजाइम लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज सबसे पहले अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए को कट करने का काम करता है। उसके बाद पॉलीमरेज चेन एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए का पार्ट को बनाने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, रेप्लिकेशन में यूज होता है। उसके बाद लाइगेज, किसी भी डीएनए को कटा हुआ है उस पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो वहाँ पे लाइगेज का यूज होता है। फिर वेक्टर्स, वेक्टर क्या करता है, किसी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कराना होता है, ट्रांसफ़र कराना होता है, तो यूज करते हैं वेक्टर्स का। एंड लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं, द होस्ट ऑर्गन, जिसमें हम लोग वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वहाँ पे जाके कॉपी नंबर इंक्रीज कराते हैं, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो ये हमारा 5 यहाँ पे मेन टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो पहला जो टूल्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला टूल्स यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या क्या दिया गया अपना एनसीईआरटी के अंदर। तो ईयर चल रहा था 1963। यहाँ पे क्या हुआ था, द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ई कोलाई से क्या हुआ था, आइसोलेट किया गया था दो एंजाइम। वो क्या कह रहा था, ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम ऐसा था जो कि बैक्टीरियोफेज जो है उसका ग्रोथ को रिटार्ड कर दे रहा था। ऐसा कुछ एंजाइम था किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। और उसको आइसोलेट किया गया था किस ईयर में, 1963 में। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए। और इसमें से एक जो था एंजाइम वो क्या कर रहा था, डीएनए के अंदर जो ए कोलाई का डीएनए है, सपोज कि ये हमारा ए कोलाई का सेल है, उसके अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था, मिथाइलेशन कर देता था। यहाँ पे इस तरह करके, यहाँ पे अगर बात करें CH3 ग्रुप को ऐड कर दे रहा था। कौन, ये एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, ये ई कोलाई के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था और इस चीज़ को मिथाइलेशन बोला जाता है। वाइल द अदर कट डीएनए, और दूसरा एंजाइम क्या कर रहा था, यहाँ पे ये डीएनए को कट कर दे रहा था। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और इसी चीज़ को आगे जाके क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और इसमें से फर्स्ट ये मतलब पूछा जाता है नीट के अंदर कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एंडोन्यूक्लियस है, इसका क्या नाम था। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड टू। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट के अंदर पूछा गया है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था। तो ये याद रखना, हिंड टू था। whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। और इसका जो सीक्वेंस, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का था, इसको आइसोलेट किया गया था और इसका कैरेक्टर क्या था, इसको 5 साल बाद इसका ये बताया गया था। It was found that hind to always cut DNA molecule at particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair।
ये जो हमारा हिंड टू है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ये क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। कहाँ पे? डीएनए मॉलिक्यूल्स में कट करेगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे कट करेगा? ये कट करेगा वहीं पे जहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में 6 बेस पेयर होना चाहिए। जैसे AAGCCTE AU, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये बेस पेयर्स एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब क्या है, बेस है, और ये पेयरिंग में आ जाता है तो इसको बेस पेयर्स बोलते हैं। और बेस पेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। तो इस 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए में। उस वही वाले स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करेगा, हिंड टू जो एंजाइम है कट करेगा। और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नॉन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और इसी चीज को बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। फॉर हिंड टू, beside hind 2, today we know more than 90 100 restriction enzymes that have been isolated from 230 strains of bacteria। ये जो पहले तो स्टार्टिंग में एक एंजाइम आरी का यूज मतलब डिस्कवरी हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी हुआ। तो आज के दिन में हम लोग जानते हैं मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर किया गया है। और ये कितना स्ट्रेन से? ये ओवर 230, 230 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से 900 से ज़्यादा एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आज आइसोलेट कर किया जा चुका है। ये एक डाटा है एनसीईआरटी के अंदर, इसको याद रखना है क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब अगर आगे बात करें ऑफ बैक्टीरिया विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन साइट, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इसका अपना एक अलग ये सीक्वेंस होता है, एक अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है जहाँ पे जाके वो उस डीएनए को कट करेगा। अगर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा डीएनए में तभी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, नहीं तो फिर वो उस चीज़ को नहीं कट कर पाएगा। ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शनिंग। अगर यहाँ पे हम आगे बात करें, द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस, सेकेंड 2 letters comes from species of this prokaryotic cell from which they were isolated। एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह करें, ई कोर फर्स्ट, तो इसमें से जो पहला वाला ये है ई, तो ये क्या करता है, ये ई जो यहाँ पे है ये क्या करेगा कि ई स्टैंड करता है जीनस, जीनस को स्टैंड करेगा। और सी ओ जो है यहाँ पे ये करता है स्पीसीज को स्टैंड। उसके बाद आर जो है यहाँ पे, आर क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो यहाँ पे रहता है, ये इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये हमारा नेमिंग का तरीका है किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी होगा तो ये 4 चीज़ या 3 चीज़ होना ही है। पहला जीनस, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस। सेकेंड 2 लेटर रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। थर्ड लेटर रिप्रेजेंट करता है हमारा ये स्ट्रेन को। और फोर्थ जो रोमन में यहाँ पे दिया होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर कि किस ऑर्डर में किस टाइम उसको निकाला गया था, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। ये चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद ई कोर फर्स्ट कम्स फ्रॉम ई कोलाई। ये ई कोर फर्स्ट जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया था, इस चीज़ को आइसोलेट किया गया था एस्चेरिया कोलाई RY13। यहाँ से ये ई यहाँ से आ जाएगा, इसमें ई आ गया। उसके बाद सेकेंड में CO यहाँ से आ जाएगा, सेकेंड ये स्पीसीज। उसके बाद ये वाला सी यहाँ से आएगा, और आर जो यहाँ पे स्ट्रेन है ये यहाँ पे आ गया स्ट्रेन। उसके बाद यहाँ पे जैसे 1 3 है यहाँ पे इसका, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे रोमन में लिख दिया गया फर्स्ट, ये चीज़। द आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, और आर क्या डिराइव करता है, नेम ऑफ स्ट्रेन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आर यहाँ पे स्ट्रेन करता है। और रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
अब यहाँ पे अगर आगे देखें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये एक क्लास के अंदर पाया जाता है और उस क्लास को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेज। दीज आर टू टाइप्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोन्यूक्लियेज एंड इंडोन्यूक्लियेज। अब एक्टोन्यूक्लियेज क्या करेगा, एक जो न्यूक्लियेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए। ये सपोज कीजिए ये हमारा डीएनए का टुकड़ा है, तो एक्टोन्यूक्लियेज इस तरह मतलब इंड साइड से मतलब अपना वर्क करता है इंड साइड से, और वो क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, वेयर एज इंडोन्यूक्लियेज में कट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये स्पेसिफिक ये करता है पोजीशन पे विद इन द डीएनए कट करता है, इसका काम ही होता है कट करना। इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम को हम लोग सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आगे फिर बात करें, इच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। और ये आरी जो होता है इसका अपना काम होता है, ये इंस्पेक्ट करेगा, पहले देखेगा कि डीएनए का लेंथ कितना है, उसके हिसाब से ये अपना वर्क करता है, फंक्शन करता है। वंस इट फाइंड ए स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, वही इसका एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर का, वो अगर पा जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या करेगा, विल बाइंड द डीएनए एंड कट each of the two strand of double bond helix of specific point in their sugar phosphate backbone। उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाएगा तो वहाँ से क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना वर्क करेगा, वहाँ पे जाके पहले चिपक जाएगा और फिर बाइंड करेगा और डीएनए को क्या करेगा, कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को, डबल हेलिक्स का दोनों स्ट्रैंड को स्पेसिफिक साइज से, और वहाँ पे कौन सा बॉन्ड को ये करेगा, सुगर फॉस्फेट बैकबोन को। और each restriction endonucleases recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। और ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, मैं वहाँ पे क्या होता है, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है न्यूक्लियोटाइड पैलेंड्रोमिक, यहाँ पे लेफ्ट से पढ़ो या फिर राइट से पढ़ो तो दोनों साइड से जो बेस का ये होता है सीक्वेंसिंग होता है, सेम होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक अलग नाम दिया गया, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब अगर आगे यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक्शन मतलब ये कैसे वर्क करता है। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम्स ऑफ द एंजाइम कट बोथ द डीएनए एट स्ट्रैंड एट सेम साइट। मतलब ये जो आरी होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये क्या करेंगे, जो फॉरेन या वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जो है यहाँ पे दोनों को कट करेगा, दोनों के डीएनए को कट करेगा, डबल स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को, बट एक सेम स्पेसिफिक साइट पे करेगा। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे इस डीएनए के अंदर GAATTC दिया हुआ है, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर हम इस साइड से पढ़ें, लेफ्ट से पढ़ें GAATTC, उसी चीज़ को फिर हम लोग यहाँ से राइट से भी पढ़ेंगे इस डायरेक्शन में तो सेम पाया जाएगा, GAATTC। इसी चीज़ को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और ये सीक्वेंस जैसे यहाँ पे काटा डीएनए, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी तरह हमारा फॉरेन डीएनए को भी काटेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दोनों का बेस सीक्वेंस सेम होना चाहिए तब ये वर्क करेगा। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ई कोरफस्ट यहाँ पे काम किया है, ई कोरफस्ट, तो ये ई कोरफस्ट क्या करता है, ब्लंट एंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, स्टिकी एंड, इस साइड भी स्टिकी एंड और इस साइड भी स्टिकी एंड। अब क्या होगा, दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट एट स्टिकी एंड, स्टिकी एंड पे क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट कर जाएगा। जैसे ये वाला डीएनए किसका था, इस साइड वाला डीएनए था वेक्टर डीएनए, जिसको हम लोग जैसे प्लाज्मिड का यूज करते हैं, ये कैरी करने के लिए काम आता है ये वेक्टर डीएनए। और फॉरेन डीएनए जो है ये हमारा बेनिफिशियल है, इसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दिए। अब दोनों को ऐड, पहले कट किए फिर ऐड किए, दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को क्या बनता है, यहाँ हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आरडीएनए भी बोलते हैं। फिर इस चीज़ को यहाँ पे काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है काइमेरिक डीएनए, याद रखना।
ये वाला पोर्शन किसका था, वेक्टर डीएनए का, ये वाला पोर्शन किसका था, फॉरेन डीएनए का। दोनों को ऐड किए तो क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 111.1, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज बाय एंजाइम। कौन सा एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, एक और फर्स्ट, इसका एक्शन है यहाँ पे। फिर यहाँ आगे हम देखें, डू यू नो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक आर। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, दिस ग्रुप आर लेटर्स फॉर दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यह ऐसा लेटर होता है जिसको हम आगे से मतलब फॉरवर्ड आगे साइड से पढ़ें, राइट साइड से तो भी वही आएगा, और लेफ्ट साइड से पढ़ें तो भी वही आएगा। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम, यहाँ पे दिया हुआ है मलयालम, हम इस चीज़ को इस साइड से पढ़ें या फिर हम इस चीज़ को इस साइड से पढ़ें, दोनों साइड से सेम आएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड read in both directions, the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that read the same on the two strand of orientation। इस चीज़ को डीएनए में भी फॉलो होता है, जहाँ पे पाया जाता है दोनों स्ट्रैंड में सेम ऑर्डर में पाया जाता है। अब इस ऑर्डर के बिहाफ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है वो अपना वर्क करता है। जैसे यहाँ पे आगे दिया हुआ है, रीडिंग इज केप्ट द सेम, दोनों साइड से सेम रीडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर द सीक्वेंस रीड ऑन द सेम ऑन टू स्ट्रैंड। जैसे यहाँ पे 5 to 3 इस साइड से हम पढ़ रहे हैं, 5 to 3 GAATTC डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 to 5 डायरेक्शन। ये बताना चाह रहा है कि ये भी सच है कि अगर हम इस चीज़ को 5 से 3 पढ़ेंगे तो सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पे GAATTC सेम आया। यही चीज़ को बताना चाह रहा है कि जो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसको आप किसी भी डायरेक्शन से पढ़ें सेम आएगा। अब यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट फीचर्स दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है यही मेन एंजाइम है, क्योंकि हमको डीएनए को काटना है और जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो बेनिफिशियल डीएनए है, डीएनए के छोटा सा पार्ट है, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल के उसका कॉपी नंबर को इंक्रीज करना है। इसके लिए हम लोग को डीएनए को काटना पड़ेगा, और काटने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब मॉलिक्यूल्स काटने वाला कैंची। और मॉलिक्यूलर सीजर कौन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज और एक्सोन्यूक्लियोज। एंडोन्यूक्लियोजेज मतलब जो विद इन डीएनए काटेगा उसको एंडोन्यूक्लियोज, और एक्सोन्यूक्लियोज वो क्या करता है, ये साइड से काटता है। इतना कुछ याद रखना। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करेगा, सेंटर से थोड़ा सा हट के ये काटता है पैलिंड्रोमिक साइट को, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड। लेकिन जो बेस पेयर होना चाहिए दोनों का वो अपोजिट स्ट्रैंड का सेम होना चाहिए। दिस लिव सिंगल स्टैंड पोजिशन एट द एंड, मतलब वन एक स्टैंड पे सिंगल स्टैंड ऐड कर देगा और दूसरे पे भी। देर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच्ड कॉल्ड स्टिकी एंड, और जो वहाँ पे एक ही स्टैंड बचा तो वो क्या करता है, स्टिकी एंड बनाता है ऑन ईच स्टैंड। अब ये स्टिकी एंड ही क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, चिपक जाएगा और डबल स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.2 11.1 के अंदर दिया है ये वाला। इस चीज़ का यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टिकी एंड इस साइड बना, एक स्टिकी एंड इस साइड बना, और यहाँ पे ए जैसे इधर से पढ़ें AATT, यहाँ भी क्या है AATT। ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आगे रेप्लिकेशन या तुम्हारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारा कुछ प्रोसेस होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के बाद। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जैसे
They are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। और ये जो दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, ये क्या करता है बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेंगे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होंगे उसके साथ। दिस स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये जो यहाँ पे डीएनए लाइगेज, जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि ये स्टिकी एंड जो है यहाँ पे इस साइड वाला स्टिकी एंड, यहाँ का स्टिकी एंड जो है और इस साइड का स्टिकी एंड दोनों क्या करेगा, यहाँ का स्टिकी एंड दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद यहाँ पे डीएनए लाइगेज भी वर्क करता है जो कि दोनों को ऐड करेगा। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज आर used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources और genome। जैसा कि हम यहाँ पे अभी पढ़ें कि ये क्या किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कैसा डीएनए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम कैसे बनाए थे, किसका हेल्प से, ये हम हेल्प लिए थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज का। अब यहाँ पे दिया हुआ है, when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have same kind of sticky end and these can be joined together end to end using DNA ligase। ये जो हम लोग DNA को काटते हैं, DNA फ्रेगमेंट को, इसको काटने के लिए या इसको कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को होना ज़रूरी है, क्योंकि सेम स्टिकी एंड बनेगा तब ही वो वेक्टर डीएनए और हमारा फॉरेन डीएनए क्या है, दोनों सेम टाइप से वो ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, उसके बाद वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड यहाँ पे एज ए वेक्टर डीएनए यूज़ हो रहा है जो कि हमारा फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। देखिए यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये वाला इतना बड़ा था डीएनए, इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके छोटा छोटा पार्ट में ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वेक्टर जो था पूरा सर्कुलर था, यहाँ पे क्या कर दिया, कट करके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कर दिया, जो कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस किया और यहाँ पे भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस किया। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से एक किसी को उठा लेंगे यहाँ से, और अब इस चीज़ के वेक्टर डीएनए के साथ इसको ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। और लाइगेज के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लाइगेज ज्वाइन फॉरेन एंड डीएनए टू प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड के साथ हमारा यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है ये क्या है, फॉरेन डीएनए। और अब क्या बन गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हो गया आर डीएनए। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग आर डीएनए। अब यहाँ पे आगे अगर देखें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये जो हमारा जिस भी होस्ट के अंदर, जैसे हम इस चीज़ को क्या करेंगे, आर डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए कोलाई जो है यहाँ पे एज ए होस्ट यूज हो रहा है, इसको इसके अंदर क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके सेल डिवाइड हुआ तो इधर भी अपना फॉरेन डीएनए आ गया, इधर भी आ गया। तो ये हमारा ओवरव्यू है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, कि कैसे करते हैं। कि ये हमारा 5 जो टूल्स बताएं, तो हमारा पहला टूल क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियोजेज, उसमें से हमारा पहला टूल्स हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे इसी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली यूजलेस unless one cut the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। क्या इसका मतलब क्या है, अगर जब तक नहीं सेम unless one cut the vector and सोर्स डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर हम लोग जो वहाँ पे अभी इससे पहले वाले टॉपिक में यहाँ पे क्या किए थे, वेक्टर डीएनए और ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटे थे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, क्योंकि क्या करेगा, सेम स्टिकी एंड प्रोवाइड करेगा, तब वो ज्वाइंट हो सकता है इजीली। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम दोनों को साथ में एक ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर नहीं बनाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये चीज़ याद रखना है, इसलिए दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए।
फिर अब उसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा छोटा पार्ट वाइज दिया हुआ है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हम लोग जो वहाँ पे डीएनए को फ्रेगमेंट किसी भी डीएनए से निकालेंगे, जो हमारा बेनिफिशियल डीएनए होगा उसको कैसे ये करेंगे, सेपरेशन करेंगे और आइसोलेट करेंगे। तो टू कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। किसी भी ये हमारा डीएनए है, इससे हमको एक पार्ट ये करना है, तो ये हम किसी सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो बेनिफिशियल जीन है उसको हमको लेना है। तो ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस चीज़ को सेपरेट करेंगे, इस सेल से बाहर निकालेंगे और इस डीएनए को क्या करेंगे, कट कर करके इसको कट कर करके छोटा छोटा फॉर्म में इस तरह इसको छोटा छोटा फॉर्म में इस तरह करके ये करेंगे ताकि हम उस चीज़ को वेक्टर के साथ ऐड कर सकें। ये छोटा छोटा कट करके सेपरेट करेंगे। ये हमारा ये चीज़ हो गया। फिर दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस चीज़ को हमको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में और क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका यूज बहुत जगह होता है। तो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर निगेटिवली चार्ज, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है ये फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। उसमें तीन मेन इसका सोर्सेस होता है, नाइट्रोजन बेस, उसके बाद फॉस्फेट और शुगर, पेंटोस शुगर। तो फॉस्फेट वाला पार्ट में क्या होता है, फॉस्फेट वाला पार्ट में हमारा यहाँ पे जैसे फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट में क्या होता है, PO4 माइनस, ये हमारा H3O4 माइनस होता है, तो यहाँ पे -3 होता है इस तरह। तो ये जो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव क्या करेगा, डीएनए को निगेटिवली चार्ज बना देता है। इसलिए यहाँ पे ये जो हमारा टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इस बेसिस पे काम करता है कि DNA fragments are negatively charged. They can be separated by forcing them to move toward the anode under electric field. ये हम लोग एनोड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस जो ये हमारा प्रोसेस है, टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, एनोड निगेटिव ये क्या करेगा, फोर्स करेगा, ये रिपेल करेगा अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू मीडियम मैट्रिक्स। और वहाँ पे एक मीडियम का यूज किया जाता है, मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को डाल देते हैं। अब देखिए इसका हम अभी फिगर के थ्रू भी इस चीज़ को समझेंगे। नाउ डे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, इस ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हम लोग जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज करते हैं मैट्रिक्स, वो क्या होता है और वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, एग्रोज जेल, और ये नेचुरल पॉलीमर होता है। सबसे पहले क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, एग्रोज मैट्रिक्स। और ये क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है ये। और ये कहाँ से निकाला जाता है, तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीट, सी के अंदर जो वीट्स होते हैं उससे निकाला जाता है एग्रोज, जो कि नेचुरल पॉलीमर है। ये क्या करता है, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। ये याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे साइज के बेसिस पे, और ये साइज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे, तो इस इफेक्ट बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, प्रोवाइड बाय एग्रोज जेल। हैंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ये दूर चला जाता है क्योंकि स्मॉल साइज फ्रेगमेंट रहेगा, ये क्या होगा, लाइट वेट का, और हैवी वाला वो क्या होता है, सामने रहता है, इट मूव्स। लुक एट द फिगर 11.3 एंड गाइस एट विच एंड द जेल एंड द सैंपल वाज आइसोलेटेड। ये वाला फिगर हम लोग देखते हैं, ये वाला जो फिगर है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है। यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्स जो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे हम लोग वेल्स के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट को डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग किया हुआ है, तो इस साइड जैसे एक साइड क्या होता है, जैसे निगेटिव डाल देते हैं एक साइड पॉजिटिव, इस तरह करके। तो यहाँ पे निगेटिव में रिपेल होता है और ये स्मॉलेस्ट दूर चला जाता है, और ये हैवी जो होता है लार्जेस्ट स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड ये सामने रह जाता है।
इस तरह इस चीज़ में होता है। फिर इस चीज़ को कैसे कैसे सेपरेट करेंगे इसमें, तो ये वाला इसका प्रोसेस दिया हुआ है। द separated DNA fragment can be visualized wonder after staining the DNA with a compound known ethidium bromide followed by exposure of UV radiation। इस चीज़ को यहाँ पे जो DNA फ्रेगमेंट सेपरेट हुआ इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसके लिए एक स्टेन करना पड़ता है। और किसके थ्रू करते हैं, एक कंपाउंड होता है इथिडियम ब्रोमाइड, उस इथिडियम ETBr बोलते हैं इसको, ETBr, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। स्टेनिंग के बाद DNA को स्टेन किया जाता है ETBr के थ्रू, और फिर एक्सपोज करेंगे उस चीज़ में, UV रेज को डालेंगे। UV रेज डालने से क्या होता है, UV रेज को डालने से यू कैन नॉट सी प्योर DNA फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट। हम लोग डायरेक्ट मतलब विजिबल लाइट, जो लाइट का ये है होता है रेंज होता है, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, तो इसमें विजिबल लाइट के अंदर हम लोग DNA को नहीं देख सकते। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, UV रेज को एक्सपोज करते हैं। तब क्या होता है, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ DNA। तब दिखता है हमारा DNA ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज बैंड में दिखता है DNA इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल एक्सपोज टू UV लाइट। एक्सपोज करते हैं हम लोग UV लाइट को, जब डालते हैं तो हमको दिखता है ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का DNA। तब पता चलता है कि हाँ ये हमारा DNA है, जिसको हमको सेपरेट करना है। उसके बाद द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल। फिर हम लोग यहाँ से एग्रोज जेल जो होता है उससे क्या करते हैं, जो DNA होता है उस चीज़ को हम लोग वहाँ से कट आउट कर लेते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, और जेल के पीस के साथ उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। द DNA फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector। इसी तरह हम लोग DNA फ्रेगमेंट को निकालेंगे, फिर उस चीज़ को ऐड करेंगे किसके साथ, वेक्टर DNA के साथ, और हम लोग बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, और फिर हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA बना के उस चीज़ को क्लोन करेंगे। अब सेकेंड यहाँ पे है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। हम लोग टूल्स के अंदर पढ़ रहे थे, फर्स्ट जो हमारा टूल्स था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड टूल्स क्या है, वेक्टर, जो क्लोन करेगा हमारा जीन को। तो क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे अगला हम लोग बात करें तो वो यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। ये जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और बैक्टीरियोफाज इसका एबिलिटी होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट अपने आप को, ये क्रोमोसोम के बिना, जो कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का, अपना रियल क्रोमोसोम होता है, उसके बिना भी ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। कौन, अपना ये बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड। तो क्या होगा कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। इसका बहुत ज़्यादा हाई नंबर कॉपी होने के कारण क्या करेगा, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल वेयर अदर में हैव 15 से 100 कॉपीज पर सेल। कोई प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर 1 से 2 कॉपी पाया जाता है, लेकिन किसी में क्या होता है कि 15 से 100 कॉपी एक सेल के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, और देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इफ़ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ DNA with bacteriophage और प्लाज्मिक DNA, we can multiply its number equal to copy number of plasmid और bacteriophage। अगर हम कैपेबल होंगे या एबल होंगे ये एलियन पीस ऑफ DNA को बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के साथ ऐड करने का, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को, मल्टीप्लाई नंबर करके इस चीज़ को इक्वल कर सकते हैं प्लाज्मिड के, और इस चीज़ को बैक्टीरियोफेज के इक्वल कर सकते हैं, मतलब कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं। Vectors used at present are engineered in such way that they help easy linkage of foreign DNA and selection of recombinant from नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे वेक्टर का और काम क्या होता है कि आगे जाके फॉरेन DNA उसके साथ लिंक हुआ या नहीं हुआ है, और रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट का जो चेंज हुआ है उसका, जो नॉन चेंजिंग है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उससे क्या कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वेक्टर इम्पोर्टेंट है, वेक्टर से क्वेश्चन आता है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्लोनिंग करने के लिए क्या क्या फीचर्स होता है। जैसे कोई वेक्टर डीएनए है, इस तरह करके अपना ये वेक्टर डीएनए है, इस वेक्टर के अंदर क्या क्या ऐसा फीचर होना चाहिए कि ये क्लोन करके कॉपी नंबर इंक्रीज करवा सके। तो इसी चीज़ का हम लोग बात करेंगे। इस सबसे पहले तो इसके अंदर ORI होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए किसी वेक्टर के अंदर। ORI का क्या काम है? दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और इसी जगह पे हम लोग किसी भी पीस ऑफ DNA को ऐड कर सकते हैं होस्ट सेल में। होस्ट सेल में किसी DNA को ऐड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। और ये जो ORI होता है, ये सीक्वेंस और इम्पोर्टेंट है कि कॉपी नंबर को कितना ज़्यादा बनाना है या कम बनाना, इसका कंट्रोल पॉइंट कहाँ पे होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो लिंक किए हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे ये फॉरेन DNA हम लोग यहाँ पे एलियन पीस ऑफ DNA को लिंक किए, तो इस चीज़ को कितना कॉपी करना है, कितना ज़्यादा बनाना है, इसका कंट्रोलिंग किसके पास होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, सो इफ़ यू वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट DNA इट शुड बी क्लोन्ड इन वेक्टर हुज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर। अगर हमको चाहिए कि बहुत सारा DNA का ये जो कॉपी नंबर हमको DNA का टारगेट DNA का बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तो ORI जो है इसका भी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फीचर क्या होना चाहिए वेक्टर पे? तो सेकेंड फीचर यहाँ पे दिया है सिलेक्टेबल मार्कर। ये जो हमारा ये वेक्टर होता है इसके ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो ताकि हम उस चीज़ को वेक्टर को पहचान सकें। मार्कर मीन्स मार्किंग कर सकें। इन एडिशन टू ORI के साथ साथ वेक्टर रिक्वायर्ड ए सेलेक्टेबल मार्कर which in identifying or eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of transformant। ये सेलेक्टेबल मार्कर होगा तभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और एलिमिनेट करेंगे। अगर ट्रांसफॉर्म हुआ है तो उस चीज़ को आगे प्रोसेस करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ये किसके हेल्प से करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर के हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात देखें ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीड्यूर दैट विच इज पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम। ये मतलब होस्ट बैक्टीरिया के अंदर हम लोग पीस ऑफ DNA को जो डाल रहे हैं। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट सेक्शन। ये चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्मली जीन इन क्लोनिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन या किनामाइसिन etc। ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर क्या होता है? जीन होता है, ऐसा जीन जो कि इनकोड करता है रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट जीन उस ट्रांसफॉर्मेंट में होता है, वो हम लोग करवाते हैं। जैसे कौन कौन सा एंटीबायोटिक, ये याद रखना है क्योंकि NCERT के अंदर दिया हो तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नीट के अंदर पूछा जा सकता है। एम्पिसिलिन हो सकता है, क्लोरामफेनिकोल हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन etc आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर E. coli। E. coli के अंदर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर ये सारा कुछ है। द नॉर्मल E. coli डू नॉट कैरी रेसिस्टेंट एगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक। जैसे नॉर्मल एक E. coli बैक्टीरिया, उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है। अब हमको चाहिए कि वो जो ये E. coli है उसके अंदर ऐसा कुछ जीन डाल दें जो कि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट करे। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें rDNA डालते हैं, उसके बाद इसमें ये हो जाता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये रेसिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से। आगे यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड चीज़ होना चाहिए हमारा वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट होना चाहिए। वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ये थर्ड ये चीज़ है।
इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए को ऐड करना है हमको किसके साथ, वेक्टर के साथ। द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू या परफेक्टली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कम से कम एक ये रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, फॉरेन डीएनए को या एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड करा सकें और उसका क्लोनिंग करवा सकें। Presence of more than one recognition site within a vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट अगर किसी में है, किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो वो क्या करेगा, वेक्टर को कंफ्यूज कर देगा और ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है जीन को क्लोनिंग में। इसलिए एक होना चाहिए, किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए ताकि वो उस पार्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट को कट कर सके और वहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन डीएनए है या एलियन पीस ऑफ डीएनए, उस चीज़ को वहाँ पे ये ऐड कर सके। जैसा कि फिगर 11.4 में दिया हुआ है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। The ligation of DNA, alien DNA is carried out at the restriction site present on। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एलियन डीएनए को क्या करना है, डीएनए इज कैरिड आउट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ये वाला डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट फॉर डीएनए एट द बाम H1 साइट। अगर हम लोग ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का ये है, अगर उस जगह पे डीएनए को लाइगेट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के जगह पे कौन सा वेक्टर पे, PBR322 इस पे, तो हमारा द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिल विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। क्योंकि ये जो PBR322 होता है, इसमें दो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है, टेट्रासाइक्लिन से और एम्पिसिलिन से। तो हम लोग एक ही जीन को यहाँ पे बर्बाद किए, तो अभी एक है और जिसके थ्रू से हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है containing medium, the transformant grown on ampicillin contaminating medium are then transferred on a medium containing tetracycline। जो हमारा एम्पीसिलिन ये ग्रोइंग मीडियम है, उस चीज़ में अगर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो किया, उस चीज़ को आप टेट्रासाइक्लिन में करेंगे तो क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। क्यों नहीं टेट्रासाइक्लिन में हो सकता है ग्रो, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक वहाँ पे आएगा, वो क्या कर देगा, इस चीज़ को किल कर देगा। क्योंकि इस डीएनए के पास अब या इस वेक्टर के पास अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है, इसलिए वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता है। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। लेकिन जो हमारा ये जो चेंजिंग नहीं हुआ है नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट में कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे जो एम्पेसिलिन है या फिर टेट्रासाइक्लिन, इनमें से एक से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, जहाँ पे हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शनल ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन में हेल्प कराएगा। इस चीज़ को अब हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोविंग रेस्ट्रिक्शन साइट। कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें है, हिंद सेकेंड है, थर्ड है, उसके बाद इकोर फर्स्ट है, बाम H1 है, SAIL फर्स्ट है, उसके बाद PBU सेकेंड है, PST फर्स्ट और क्लाव फर्स्ट है। और ORI साइट भी इसमें होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन 2 है जो कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे ROP मतलब यहाँ पे ROP कोड करता है कि इसको प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये सारा कुछ साइट है।
चलिए इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन सा जो यहाँ पे दो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस साइड यहाँ पे ये वाला जो जीन है यहाँ से यहाँ तक, ये किस चीज़ को कोड करता है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। अगर हम ये टेट्रा और इस साइड जो है ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है होता है यहाँ पे, तो ये पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में कौन सा, ये इसके अंदर कौन सा ये रिकॉग्नाइजेशन साइट पाया जाता है, कौन सा एंजाइम का? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो याद रखना है BAM-H1, और इसमें साल फर्स्ट, उसके बाद एम्पिसिलिन के अंदर PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, ये दोनों। अब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थ्योरी पे दिया था कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को हम लोग यहाँ पे क्या करें, कट करके हटा दें और दूसरा कुछ ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के अंदर अब टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट नहीं होगा। ये मतलब अब इसमें हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर हमारा जाके उस चीज़ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर किसको किसको यहाँ पे यूज करेंगे? फिर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन को। ये सारा कुछ इसमें समझना है और ये याद रखना है क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा पार्ट है इसमें ये वाला, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज cumbersome procedure because it requires simultaneous patient प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। यहाँ पे क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, उस पर हम लोग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को रखते हैं और फिर देखते हैं कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एंटीबायोटिक था PBR 322 के अंदर। ये सारा कुछ करते हैं। Therefore, alternative selectable marker have been developed with differentiated recombinant from non-recombinant। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिव मतलब दो सिलेक्टेबल मार्कर रखते हैं ताकि हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिक सबस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ करते हैं कि कलर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? क्रोमोजेनिक सबस्टेंस के बेसिस पे। In this recombinant